हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़न है इसकी करंट अफेयर्स, जो कि हमारे दिसंबर मंथ का है। तो सारी टॉपिक कंप्लीट हो गई है। आज हम लोग यहाँ पे न्यूज़ इन शॉर्ट्स देखने वाले हैं। काफ़ी टॉपिक है न्यूज़ इन शॉर्ट्स में, तो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं बट आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इंक्लूडिंग यूपीएससी। तो इसे इग्नोर मत कीजिएगा। और बाकी आप लोग वन डे की एग्ज़ाम देते हो, जैसे वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसमें तो आपके वरदान है ये। हर एक मंथ की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देखने को मिल जाता है इसमें। तो आप लोग इसको आराम से ही, जब भी आप लोग कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ, यूपीएससी में तो रिवाइज़ करना ही है, उसके अलावा और कोई भी पेपर आप देते हो तो इसे ज़रूर आप लोग रिवाइज़ कर लो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है करेंसी मैनिपुलेटर्स मॉनिटरिंग लिस्ट। करेंसी मैनिपुलेटर कहने का मतलब है कि करेंसी की वैल्यू आप या तो घटाओ या तो बढ़ाओ। ऐसी कंट्री जो कि अपनी करेंसी की वैल्यू डिवैल्यूएट करती है, इट मीन्स कि करेंसी की वैल्यू को हमेशा कम करके रखती है, या फिर अपनी करेंसी की वैल्यू को ज़्यादा। हालांकि आप देखोगे कि एक बहुत रेयर कंट्री है जो कि अपनी करेंसी की वैल्यू को बढ़ा कर रखती है। अधिकतर जितनी भी कंट्री है जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उनकी बूस्ट है और एक्सपोर्ट हब कंट्री है, वो अपने यहाँ क्या करती है कि करेंसी को अपनी वैल्यू कम करते जाती है। तो इसको हम लोग करेंसी मैनिपुलेटर्स कहते हैं। अब ये लगा कैसे है, किस कंट्री के ऊपर कहा जा रहा है और कौन सी कंट्री ये आरोप लगा रही है। तो यूएस के द्वारा एक बार फिर ऐसा कहा गया है और इंडिया को इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। पहले तो हम लोग चाइना के बारे में देखे ही थे कि चाइना बहुत ज़्यादा ये तो फेमस ही है चाइना करेंसी मैनिपुलेटर्स के नाम से। बट आप समझिए कि अब यूएस के द्वारा हमें कहा गया है, और ये पहली बार नहीं है, फिर से ये कहा गया है कि इंडिया इस लिस्ट में काउंट होना चाहिए, जिसमें कि ऐसा कहा जाता है कि इंडिया कहीं ना कहीं अपने करेंसी को मैनिपुलेट करता है। अब इंडिया ये लास्ट था जो कि करेंसी वॉच लिस्ट में इसको इंक्लूड किया गया था। कब? तो 2018 में। लेकिन मई 2019 में हटा दिया गया था। जब इन्वेस्टिगेशन होता है, देखा जाता है, तब पता चल गया कि नहीं, भारत ऐसा काम नहीं करता है, तो इस लिस्ट से हटा दिया गया। लेकिन फिर आप लोग देखो कि उस समय डोनाल्ड ट्रंप थे, तो उनको यहाँ पे चुल मची थी और उनके द्वारा ये कहा गया कि नहीं, इंडिया जो है वो मैनिपुलेटर है। अब करेंसी मैनिपुलेटर का मीनिंग आप लोग समझ गए हो। यूएस की क्राइटेरिया क्या है? अब ऐसे ही तो नहीं उठ के बोल देंगे ना, कुछ तो क्राइटेरिया होती है, पैरामीटर होते हैं जिनके बेसिस पे वो कहते हैं कि हाँ, ये कंट्री अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करते हैं। तो उसमें क्या बातें रखी गई हैं? तो पैरामीटर में सबसे पहली है कि कंट्री जिनके पास एटलीस्ट 20 बिलियन प्लस बायलेटरल ट्रेड प्लस होना चाहिए यूएस के साथ। इट मीन्स कि यहाँ पे ट्रेड सरप्लस होना चाहिए, ट्रेड डेफिसिट नहीं। यूएस के साथ 20 बिलियन डॉलर तक का अगर यहाँ पे यूएस के साथ आपका ट्रेड सरप्लस है, उस कंट्री को करेंसी मैनिपुलेटर कह सकते हैं। सेकंड है कि फॉरेन जो करेंसी इंटरवेंशन है वो 2% जीडीपी का अगर इंक्रीज़ हो रहा है, इट मीन्स कि जो फॉरेन करेंसी है, जैसे कि आप देखो कि हमारे यहाँ फॉरेक्स रखा जाता है, फॉरेन रिजर्व्स रखते हैं हम लोग, जो और भी कंट्रीज़ की जो करेंसी है उसको हम लोग अपने यहाँ रखते हैं, जो कि हम लोग किसी भी सामान को ट्रेड करते हैं ना, तो उसमें हमें सहूलियत मिलती है। तो हम लोग डॉलर रखते हैं अपने यहाँ, तो डॉलर अगर हमारे यहाँ रह रहा है और जीडीपी का 2% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं। और एक ग्लोबल करेंट अकाउंट सरप्लस हो, और करेंट अकाउंट डेफिसिट तो आप जानते हो जिसको कैड कहते हैं, तो हमारे यहाँ अगर पढ़ा जाता है तो करेंट अकाउंट डेफिसिट कहा जाता है। लेकिन अगर ये करेंट अकाउंट सरप्लस हो, इट मीन्स कहने का क्या मतलब है कि हम लोग यहाँ पे देखिए कि इंडिया में करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों कहते हैं हम लोग, और ये बेसिकली हम लोग चाइना के साथ कहते हैं। क्यों? क्योंकि चाइना वाले के साथ जो है हमारा एक्सपोर्ट बहुत कम है, लेकिन हम लोग इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कराते हैं, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड इम्बैलेंस हो जाता है। लेकिन यूएस के साथ भी ऐसा कहा जा रहा है कि हम लोग यहाँ पे जितना एक्सपोर्ट करते हैं उतने ही इम्पोर्ट करते हैं, तो हमारा यहाँ पे ज़्यादा ही हो गया। यानी कि अभी कुछ हफ्तों में आप देखोगे, इट मीन्स कि कोरोना के टाइम में ही वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे कि आप लोग हमें मेडिसिन दो, वैक्सीन मेडिसिन मांग रहे थे, वो क्लोरोक्वीन मांग रहे थे ना, कि हमें ये वैक्सीन दो, मेडिसिन दो। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो है यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए हैं, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया, इंपोर्ट घट गया यूएस से। और ये कितना एक्सीड कर गया? तो 2% ऑफ जीडीपी अगर ये एक्सीड कर दिया, तो ये 3 कैटेगरी है जिसमें कि ये कहा जाएगा कि हाँ, कोई भी कंट्री जो है वो करेंसी मैनिपुलेटर के लिस्ट में इंक्लूड हो सकता है। कहने का मतलब है कि एक कंट्री जिसका कि यूएस के साथ $20 बिलियन ट्रेड सरप्लस हो। सेकंड की फॉरेन करेंसी इंटरवेंशंस अगर जीडीपी का 2% एक्सीड कर गया हो। थर्ड है कि ग्लोबल करेंट अकाउंट सरप्लस हो और वो भी एक्सीड कर गया हो, यानी कि 2% ऑफ जीडीपी से ज़्यादा हो। तो ये 3 क्राइटेरिया आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही आप देखो कि इंडिया जो कि बहुत सालों से अपनी एक बायलेटरल ट्रेड, गुड्स ट्रेड को, सरप्लस को मेंटेन करके रखा है यूएस के साथ, और रिसेंटली आज के डेट में आप देखोगे तो $20 बिलियन तक का जो एक क्रॉस होता है, एक आपका लिमिट होता है, उसको हम लोग पास किया है।
साथ ही इंडिया की अगर देखें तो हमारा नेट परचेज जो फॉरेन एक्सचेंज का है वो $64 बिलियन का है, जो कि हमारा कितना ये बनता है, तो जीडीपी में 2.4% ये कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो जीडीपी कहने का मतलब है कि एक फिनेंशियल ईयर में टोटल प्रोडक्शन कितने होते हैं गुड्स और सर्विसेज का, उसे हम लोग जीडीपी कहते हैं। तो इसका मतलब यही है, ठीक है। अब ये बातें आपको याद रखनी है। अब आते हैं नेक्स्ट, जो कि टॉपिक है बीम। बीम कहने का मतलब है कि बीएसई ई एग्रीकल्चर मार्केट लिमिटेड, और बीएसई का फुल फॉर्म है यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इनके द्वारा एक इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट प्लेटफॉर्म लाया गया है, और किसके लिए, तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के लिए, जिसको कि पूरी तरीके से कहा जा रहा है क्या, बीम। तो बीम किसके द्वारा लाया गया है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। ये ई एग्रीकल्चर मार्केट लिमिटेड है, यानी कि एक ऑनलाइन एग्रीकल्चर ये मार्केटिंग है। ओके, इस प्लेटफॉर्म में क्या है कि ये प्लेटफॉर्म आपका पूरा नेशनल इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होगा, इलेक्ट्रॉनिक होगा, इट मीन्स कि डिजिटल होगी, ट्रांसपेरेंट कमोडिटी स्पॉट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा। और ये साथ ही साथ आप देखो कि पीएम के विजन्स के साथ इसको क्रिएट किया गया कि एक सिंगल मार्केट है जो कि ऑल ओवर इंडिया में ये आपका एक प्लेटफॉर्म ये रन करेगा। इसमें क्या है ना कि इसमें आपको एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ ट्रांजैक्शंस देखने को मिलेंगे कि ऑल ओवर इंडिया में किस किस स्टेट में कितना ज़्यादा यहाँ पे एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ यानी कि जो सामान है वो ट्रेड हो रहा है उसका। साथ ही यहाँ पे रिस्क फ्री है, हैजल फ्री परचेज होगा। इट मीन्स कि आप इस जो प्लेटफॉर्म है इससे आप लोग आराम से परचेज़ भी कर सकते हो, और बहुत सारे जो फार्मर्स है वो अपने एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को यहाँ पे बेच भी सकते हैं, ठीक है। बीम के साथ आप देखो तो फार्मर्स जो वन स्टेट के हैं उनको ये मौका मिलेगा कि वो दूसरे स्टेट के भी मार्केट में वो अपनी सामान को बेच सकें। मान लीजिए कोई बिहार के किसान है, वो यहाँ पे महाराष्ट्र के मार्केट में भी वो अपने फसल को बेच सकते हैं। तो ये बीम के साथ बहुत ही अच्छा हुआ है। आप स्पॉट मार्केट से क्या समझते हो, स्पॉट मार्केट कहने का मतलब है जहाँ पे फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सचेंज किया जाता है इमीडिएट डिलीवरी के साथ। जैसे कि आप कोमोडिटीज़ देखो, करेंसी देखो, सिक्योरिटीज़ देखो। इट मीन्स कि एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे आप लोग जाते हो और सामान लेते हो और पैसे देते हो, ठीक है। तो कमोडिटीज़ का आप देखो कि यहाँ पे इमीडिएट डिलीवरी हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो यानी कि कमोडिटीज़ आप लोग या तो सामान दो सामान लो, या तो आप सामान दो और पैसे लो, और या तो सामान लो और पैसे दो। तो इस तरीके की चीज़ें होती है जिसको हम लोग स्पॉट मार्केट कहते हैं। जैसे स्पॉट डेट होता है ना कि तुरंत ही हो गया, वैसे स्पॉट मार्केट जहाँ पे काम तुरंत हो जाए, सेल एंड परचेज़ की जो चीज़ें हैं वो तुरंत हो जाती हैं, ठीक है। आते हैं थर्ड आर्टिकल में, जो कि है अंकटाड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड। अब ये अंकटाड के द्वारा यहाँ पे अवार्ड दिया जा रहा है, और यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है कि इन्वेस्ट इंडिया, जो कि नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी ऑफ इंडिया है, ये विनर है 2020 के यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड के। इन्वेस्ट इंडिया हमारे यहाँ का एक स्कीम है जो कि नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी ऑफ इंडिया है, और ये काम किसके अंदर करते हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के अंदर। इस अंकटाड अवार्ड में क्या रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट देखी जाती है कि वर्ल्ड की बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोशंस एजेंसी कौन सी है। तो हमारे यहाँ की चुनी गई है अंकटाड के द्वारा, जो कि इन्वेस्ट इंडिया है, ये याद रखना है। फोर्थ आते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। ये डीआरडीओ के बारे में बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ जो है देखिए 3 डीआरडीओ सिस्टम यहाँ पे आपका लाया गया है। सबसे पहले है इंडियन मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम। ये हाई परफॉर्मेंस इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो कि ग्लोबल मैरीटाइम सिचुएशनल पिक्चर दिखाएगा। इट मीन्स कि आप लोग जो जीपीएस का इस्तेमाल करते हो उसी तरीके से हमारे यहाँ पे ग्लोबल मैरीटाइम सिचुएशनल पिक्चर देखने को मिलेगा, यानी कि समुद्र में होने वाले जो भी हलचल है उसके बारे में हमें पिक्चर मिलेगा। मैराइन प्लानिंग टूल्स मिलेगी, एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़ इंडियन नेवी को दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। सेकंड क्या है, अस्त्र MKI मिसाइल है। ये आप देखो कि विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जो कि यहाँ पे आपका कहा गया है कि ये एक तरीके का मिसाइल है जो कि सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है। ये हाईली सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट को भी ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। और साथ ही साथ अस्त्र का अगर आप रेंज देखोगे तो 70 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, और इसकी स्पीड कितनी है, तो 5555 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। थर्ड क्या है, तो बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम है, यानी कि जितने भी बॉर्डर है हमारा, आप लोग देखते हो कि लैंडमार्क का बॉर्डर है उसको सर्विलांस किया जाएगा, लेकिन ये ऑल वेदर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम है। इट मीन्स कि जैसी भी वेदर हो, चाहे आंधी तूफान बारिश या फिर गर्मी सर्दी जैसी भी हो, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिटेक्ट करेगा अगर किसी भी तरीके का यहाँ पे कुछ भी इंट्रूशंस होता है, कोई भी हार्श हाई एल्टीट्यूड सब ज़ीरो टेम्परेचर एरिया में भी जो है सारी चीज़ों को डिटेक्ट करेगा। और मेनली इसको डिप्लॉय किया गया है लद्दाख बॉर्डर एरिया में, जहाँ पे आज के डेट में आप देख रहे हो कि चाइना डिसएंगेजमेंट कर रहा है।
साथ ही आप देखो कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा कहा गया है कि ये जो अप्रूवल है डीआरडीओ का, यानी कि डीआरडीओ को अप्रूवल दिया गया कि वो 6 एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट वो डेवलप करे, जिससे क्या होगा ना कि हमारा जो सर्विलांस कैपेबिलिटीज़ है वो चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर में ज़्यादा बनेगा। यानी कि ऐसा हमें एयरक्राफ्ट चाहिए कि जो हमारा यहाँ पे चाइना है और यहाँ पे पाकिस्तान है उसके ऊपर हम लोग इस बॉर्डर में सर्विलांस बेटर तरीके से कर सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ये डीआरडीओ को अभी यहाँ पे ये परमिशन मिला है। ठीक है, इंडियन एयरक्राफ्ट की बात करें, इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो करेंटली यहाँ पे 3 इजरायली फैल्कॉन यहाँ पे एयरक्राफ्ट दिया गया है जो कि यहाँ पे 400 किलोमीटर रेंज का है, और 2 हमारे यहाँ का खुद का है नेत्र एयरक्राफ्ट जिसका रेंज यहाँ पे 250 किलोमीटर है। तो इतना डीपली आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ जितनी भी मिसाइल है हमारे यहाँ की, जितनी भी एयरक्राफ्ट है उसके बारे में आपको हल्का फुल्का तो आइडिया रखना ही होगा। सेकेंड है, नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जो कि डीआरडीओ के द्वारा यहाँ पे डेवलप किया गया है। जितने भी मिसाइल्स वगैरह होते हैं वो डीआरडीओ बनाता है और जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं वो इसरो बनाता है। तो ये आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे अगर मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देखो कि कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट है, मल्टी फंक्शन रडार है, मोबाइल लॉन्चर सिस्टम भी है। यहाँ पे प्रोपल्सल सिस्टम है जिसमें कि आपको थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल सिस्टम देखने को मिलेगा। साथ ही वेपन है जिसकी एबिलिटी है कि वो मल्टीपल टारगेट्स को अचीव कर सके, और इसका रेंज कितना है तो 70 किलोमीटर तक का है। मई 2019 में इंडियन नेवी, डीआरडीओ और आईएआई सक्सेसफुली इसको टेस्ट कर चुके हैं। तो ठीक है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं एक्सपोर्ट ऑफ आकाश मिसाइल सिस्टम। कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया है कि हम लोग यहाँ पे अपने यहाँ बनाए हुए आकाश मिसाइल सिस्टम को एक्सपोर्ट करेंगे, और किसके पास तो किसको देंगे तो हमारे जो फ्रेंडली फॉरेन कंट्री है उनको, दोस्त को देंगे हम लोग, दुश्मन को नहीं देंगे। इससे क्या होगा ना कि हमारा जो टारगेट है 5 बिलियन यूएसडी डॉलर का डिफेंस एक्सपोर्ट का, वो हम लोग अचीव कर पाएंगे। एक्सपोर्ट सेक्टर में आप लोग देख रहे हो कि हमारे मिनिस्टर्स बहुत ही एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि हम लोग का जो टारगेट है यहाँ पे कि एक्सपोर्ट्स डिफेंस के मामले में हम लोग को एक्सपोर्ट्स अपनी बढ़ानी है, तो 5 बिलियन डॉलर तक का जो यहाँ पे हमारा टारगेट है उसको अचीव कर पाएंगे। और जो स्ट्रैटेजिक रिलेशन है हमारे जो फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़, उनसे हमारा रिलेशन भी बेटर होगा। तो आकाश के अलावा आप देखो कि यहाँ पे बहुत सारा मेजर प्लेटफॉर्म है, जैसे कि कोस्टल सर्विलांस सिस्टम भी है, रडार भी है, एयर प्लेटफॉर्म है। तो ये सारी चीज़ों पे भी हम लोग ध्यान देंगे। कमेटी है जिसमें कि आप देखो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, जिनके द्वारा ये कहा गया है, और वो यहाँ पे फास्टर अप्रूवल कर रहे हैं बहुत सारे हमारे यहाँ की बनी हुई मेजर प्लेटफॉर्म्स के द्वारा। आप लोग देखो कि बहुत सारी हमारे यहाँ की बनी हुई प्लेटफॉर्म्स जो है उनको उनमें हम लोग एक्सपोर्ट कर सकें। अदर्स मेजर्स जो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है कि हम लोग डिफेंस एक्सपोर्ट्स को कैसे प्रमोट करें, तो इसके लिए है स्कीम्स जिसमें कि हम लोग डिफेंस एक्सपोर्ट्स को यहाँ पे प्रमोशन कर सकते हैं। साथ ही सेपरेट कॉल है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन का, कम्प्लीटली एंड टू एंड ऑनलाइन पोर्टल है, यानी कि पूरी तरीके से ऑनलाइन है। यहाँ पे आप जो है ऑथराइजेशन रिसीव कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो, ये सारी परमिशंस जो है यहाँ पे दी जाएगी। और इन रिपीट ऑर्डर ऑफ सेम प्रोडक्ट जो कि सेम एंटिटी की है, कंसल्टेशन प्रोसेस भी यहाँ पे आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब कुछ आकाश मिसाइल सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। आकाश कैसा है तो सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि सरफेस से डायरेक्ट एयर मिल जाएगा, और इसकी जो रेंज है वो 25 किलोमीटर तक ही है। और ये मिसाइल जो है 2014 में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में इंडक्ट किया गया था, और इंडियन आर्मी में 2015 में। एक्सपोर्ट वर्जन अगर हम लोग देखें तो ये डिफरेंट है, जो कि हमारे इंडियन एयर फोर्स के पास है। ठीक है, इंडियन आर्म्ड फोर्स के पास है, उससे अलग हम लोग यहाँ पे आकाश जो अभी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी वर्जन अलग है। फाइन, अब आते हैं आईएनएस विक्रांत के बारे में। इंडियन कोचिन शिपयार्ड जो लिमिटेड है उनके द्वारा यहाँ पे जो बेसिन ट्रायल्स है, हमारे यहाँ की एयरक्राफ्ट कैरियर जो बनी हुई है आईएनएस विक्रांत, उसकी यहाँ पे ट्रायल की गई है। ये इंडिया का पहला डोमेस्टिकली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। और साथ ही आप देखो कि इसमें क्या है कि हमारे इंडियन नेवी में जो विक्रांत क्लास की जो शिप्स है वो यहाँ पे लीड हो रही है, और जो कि डिज़ाइन किया गया है, बिल्ड किया गया है कहाँ तो हमारे यहाँ पे ही, वो भी इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोग्राम के तहत। 40,000 टन्स एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि डिज़ाइन किया गया है IAC फर्स्ट, जो कि एक स्काई जंप असिस्टेंट जो शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। इट मीन्स कि एकदम कम टाइम में ये टेक ऑफ करेगा, लेकिन हाँ जहाँ जाना है वहाँ पे सही समय पे वो पहुँच जाएगा, और बहुत ही फास्ट है ये सारी चीज़ें। यानी कि INS विक्रांत आप देखोगे तो बहुत ही फास्ट तरीके से ये लॉन्च होगा। इससे पहले आप देखो कि INS विशाल है, जिसको कि यहाँ पे हमारे यहाँ का ये बना हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर 2 है, और ये सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर होगा
होगा, विक्रांत के बाद ये विशाल आएगा, ठीक है। उसके बाद विक्रमादित्य है, ये इंडिया का लार्जेस्ट शॉर्ट टेक ऑफ है, यानी कि सबसे बड़ा और एक सबसे कम टाइम में ये टेक ऑफ कर सकता है, तुरंत उड़ सकता है। जैसे ही नोटिफिकेशन मिला, जैसे एक होता है ना कि जैसे ही अलर्ट रहेगा और जैसे ही अगर कहा जाएगा कि हाँ आप ये वाला एयरक्राफ्ट भेजो, ये तुरंत जाएगा, तुरंत, ठीक है। तो आज के डेट में एकदम क्विक रिस्पांस वाला काम किया जा रहा है। तो सब तरीके से याद रखना, INS विक्रांत, INS विशाल और INS विक्रमादित्य। अब आते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट 17A के बारे में। तो प्रोजेक्ट 17A है, 75 अलग है जिसमें कि स्कॉर्पियन सबमरीन बन रही है, लेकिन 17A में क्या है कि टोटल ऑफ 7 शिप्स है जो कि यहाँ पे बनाया जा रहा है स्टिल्थ फीचर्स के, और एडवांस हमारे यहाँ की वेपन होगी, सेंसर फिट किया जाएगा इनमें। इंडियन नेवी की अगर देखें तो ये सेकंड प्रोजेक्ट है। 17A में एक फ्रिगेट जो हिमगिरी में है, इसको लॉन्च किया गया इंडिया के शिप बिल्डर गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड, जो कि मुझे लगता है ये कोलकाता में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा नीचे, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड, जहाँ पे इस तरीके का फ्रिगेट को बनाया जाता है, ठीक है। अब आते हैं थीथान IIT हैदराबाद, ये है क्या, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा गया है तिहान IIT हैदराबाद। तो ये इंडिया का फर्स्ट टेस्ट बेड है ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम का, और इसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा फंड किया जा रहा है, और वो भी नेशनल मिशन और इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम के तहत। अब ये CPS है क्या, साइबर फिजिकल सिस्टम, तो ये एक इंटीग्रेट कंप्यूटेशन एंड फिजिकल प्रोसेस है जो कि डायनेमिक इन्वायरमेंट में है, और यहाँ पे टेक्नोलॉजी एरिया है जो कि साइबरनेट्स में है, मैक्रोट्रॉनिक्स में है, डिज़ाइंस में है, एम्बेडेड सिस्टम्स में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें। इट मीन्स कि यहाँ पे आप लोग देखो कि मेनली यहाँ पे जो ऑनलाइन थ्रेट आपको मिलते हैं, साइबर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है, उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ सिस्टम्स बनाया गया है जिसका नाम है तिहान, और ये जो है आपको हेल्प करेगा डिफरेंट एरिया में, जैसे कि यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड अगर कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम है तो वो सारे जगह पे ये आपको हेल्प करेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि है लद्दाख की शोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। अब ये रामसर साइट बन चुका है। तो शोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, ये इंडिया का 42nd रामसर साइट है, याद रखिएगा। अब टोटल 42nd हो चुका है, और ये लद्दाख की सेकंड है। इससे पहले शो मोरेरी थी वेटलैंड, अब यहाँ पे शोकार भी है। शोकार बेसिन एक हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि 2 प्रिंसिपल वाटर बॉडीज़ देखने को मिलता है। एक है स्टार्टपुक शो और ये है शोकार अपने आप में। स्टार्टपुक शो की बात करें तो ये फ्रेश वाटर लेक है साउथ में, और शोकार जो है एक हाइपर सेलाइन लेक है नॉर्थ में, यानी कि इस पानी में आपको देखने को मिलेगा एकदम खारा है, नमक बहुत ज़्यादा है, ठीक है। शोकार बेसिन की बात करें तो ये A1 कैटेगरी के इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है, जो कि ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के है, तो ये भी ध्यान रखना है। और ये ब्रीडिंग एरिया है, कुछ स्पेसीज जैसे कि ब्लैक नेक्ड क्रेन है, ग्रेट क्रिस्टेड है, बार हेडेड है। A1 कैटेगरी जो है ग्लोबली थ्रेटेंड स्पेसीज के लिए यहाँ पे है, और A2 जो है वो रेस्ट्रिक्टेड रेंज के लिए है। A3 में आप देखो कि बायोम रेस्ट्रिक्टेड स्पेसीज है। A4 में कॉन्ग्रीगेशंस है। इट मीन्स कि ग्लोबल पॉपुलेशन जो है ना उसकी आप देखो कि 1% से थोड़ा ज़्यादा है, सॉरी लेस देन 1% है, तो ये चीज़ें हो गई, ओके। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे तो ये कैटेगरी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि शो कार जो है A1 कैटेगरी की है। तो और भी इसके फर्दर जो है, जैसे आप लोग देखते हो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की जो जितनी भी स्केड्यूल है उसके बारे में कई बार UPSC घुमा घुमा के पूछती है। तो इस तरीके की जो क्वेश्चंस होती है ना, टॉपिक होती है, उसको घुमा घुमा के पूछने में UPSC को बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पे A1 कैटेगरी अगर इंपॉर्टेंट बर्ड है तो आपको पता होना चाहिए कि A1 कैटेगरी में क्या क्या है, थ्रेटेंड स्पेसीज रखे जाते हैं। A2 कैटेगरी में रेस्ट्रिक्टेड रेंज स्पेसीज है, यानी कि उनकी जो है आप देखो कि उसको पोचिंग वगैरह नहीं कर सकते। और A4 में सबसे ज़्यादा, यानी कि जिनकी पॉपुलेशन सबसे कम है, 1% से भी कम है, उनको यहाँ पे A4 कैटेगरी में रखा जाता है। फाइन, कुछ और देख लेते हैं कि रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड है क्या। ये एक्चुअली एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जिसको 1971 में अडॉप्ट किया गया था, और रामसर एक ईरान की सिटी है, उसके नाम पर इसको रखा गया, वहीं पे ये इसको अडॉप्ट किया गया था। सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी ब्लर है ये, ओके। हाँ, ये इमेजेस है ना, दैट्स वाई ये ब्लर है। इसका एम यही है कि हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने भी वेटलैंड है उनको यहाँ पे मेंटेन करना है, और जो कि हमारे ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में उसको कंजर्व करना ज़रूरी है। ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करने के लिए इसको कंजर्व करना ज़रूरी है। रिसेंटली बहुत सारे बैक टू बैक आप देखोगे कि वेटलैंड को ऐड किया गया है रामसर साइट्स में। तो लोनार लेक है जिसको कि क्रेटर लेक भी कहते हैं, और ये है महाराष्ट्र का। सूर सरोवर है जो कि खीतम लेक है आगरा में।
काबरतल वेटलैंड है जो कि बिहार में है, और आसान कंजर्वेशन रिजर्व है जो कि उत्तराखंड में है। तो इसके साथ साथ आपको इतने भी याद रखने होंगे क्योंकि ये रिसेंटली ऐड किया गया है। फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट जो कि है स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2018 रिपोर्ट रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे स्पीसीज जो लेपर्ड है वो आप देखोगे कि मोस्ट एडेप्टेबल कार्निवर्स है, यानी कि जहाँ पे भी रहता है वहाँ की टेम्परेचर, वहाँ के इन्वायरमेंट के साथ ये अडॉप्ट कर लेता है। और इसको कहा जाता है ह्यूमन हैबिटेशंस, जहाँ के लोग रहते हैं ना उसी के अगल बगल रहने में इनको मज़ा आता है। तो हालांकि लोग इसे देख के डर जाते हैं, लेकिन ये लोगों को देख के नहीं डरते हैं। साथ ही आप देखो इनका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा पार्डस फॉस्को। तो ये आपके सारे फॉरेस्टेड जो हैबिटाट है, यानी कि जितने जंगल वाली एरिया है वहाँ पाया जाता है। लेकिन हाँ, ये आप देखो कि जहाँ डेजर्ट वाली एरिया है ना वहाँ पे आपको सिर्फ एब्सेंट देखने को मिलेगा, वहाँ नहीं रह सकते। डेजर्ट वाले एरिया में लेपर्ड्स नहीं होते हैं, ठीक है। साथ ही आप पॉपुलेशंस की बात करें तो इंडिया में 12,852 लेपर्ड्स है। 60% जो है इंक्रीज़ हुआ है अगर हम लोग प्रीवियस एस्टिमेट से इसको कंपेयर करें तो। हाईएस्ट अगर पॉपुलेशन देखें तो स्टेट्स वाइज मध्य प्रदेश में लेपर्ड सबसे ज़्यादा है, फिर कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र। रीजन वाइज देखें तो सेंट्रल इंडिया, फिर ईस्टर्न घाट, ठीक है। थ्रेट क्या है तो ऑब्वियस है कि इन लोगों को थ्रेट क्या होता है, पोचिंग होती है, इनके रहने का जगह खत्म हो रहा है, नेचुरल प्रे खत्म हो रही है, ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है। IUCN की स्टेटस क्या है तो वनरेबल है। और इसको साइट्स के किस अपेंडिक्स में रखा गया है तो अपेंडिक्स 1। अब साइट्स की भी अपेंडिक्स 3 होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो ये हम लोग जब विजन आइज की मैगजीन्स को डिस्कस करते हैं जिसमें कि हम लोग इन्वायरमेंट के लेसन देखते हैं, तो उसमें कई बार मैं आपके साथ डिस्कस की हूँ। और साथ ही साथ आप लोग शंकर IAS अकेडमी की भी बुक आप लोग देख सकते हो, कवर की हुई है पूरी की पूरी, तो उसको भी आप लोग देख सकते हो। तो अपेंडिक्स 1 है ये कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। साथ ही स्केड्यूल 1 में रखा गया है, हाईली प्रोटेक्ट करके रखा जाता है लेपर्ड को, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, ठीक है। राजस्थान ये फर्स्ट स्टेट है जिनके द्वारा प्रोजेक्ट लेपर्ड्स को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। और लेपर्ड जो है वन ऑफ द 4 बिग कैट्स है जो कि इंडिया में पाया जाता है। हमारे इंडिया में 4 कैट पाए जाते हैं, लेपर्ड है, लायन है, टाइगर है और स्नो लेपर्ड है, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है, लेपर्ड की जो IUCN स्टेटस है वो है वल्नरेबल, लायन की इंडेंजर्ड है, टाइगर की भी इंडेंजर्ड है, स्नो लेपर्ड की वल्नरेबल है, ठीक है। आइए नेक्स्ट में चलते। ओ ओ ओ एक सेकेंड। फर्स्ट टाइगर ट्रांसलोकेशंस इन उत्तराखंड फ्रॉम जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व टू राजाजी टाइगर रिजर्व। अब देखिए 2 टाइगर रिजर्व्स यहाँ पे न्यूज़ में आ गया, और आपको पता है कि UPSC का फेवरेट एरिया होता है ये सब। तो टाइगर्स को यहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है, और ये आप देखो कि यहाँ पे जो राजाजी टाइगर रिजर्व से इसमें शिफ्ट किया गया है। तो प्रोजेक्ट जो है टाइगर को एक जगह से उठा के दूसरी जगह में लाने का, तो ये आप लोग देखो कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटीज़ है उनके द्वारा ये अप्रूव किया गया है। अब ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि ये कानून लाकर इसको बनाया गया है, और काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत, जिससे कि जो टाइगर है हमारे कंट्री में उसको कंजर्व करने के लिए ये काम करते हैं। ट्रांसलोकेशन कहने का मतलब है कि मूवमेंट, जो जितने भी जिंदा प्लांट्स हमारे यहाँ के जो प्लांट्स एनिमल्स हैं उनकी मूवमेंट्स को अच्छे तरीके से मैनेज करें एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में। इसमें क्या है ना कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशंस में क्यों हम लोग लेकर जाते हैं, आप लोग भी देखते हो कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी अफ्रीकन जो चीता थे उसकी भी ट्रांसलोकेशन की बात की गई थी। तो ट्रांसलोकेशन की बात करने के पीछे यही होता है कि जिस एरिया में अभी वो रह रहे हैं मे भी ऐसा हो सकता है कि उनकी पॉपुलेशंस ख़त्म हो जाए, लेकिन उसको बेटर जगह पे पहुंचाया जाए जहाँ की उनकी फेवरेबल, उनका टेम्परेचर हो, फेवरेबल इन्वायरमेंट हो, जहाँ पे उनकी पॉपुलेशंस को बढ़ाया जा सके। तो इसलिए ट्रांसलोकेशन किया जाता है जिससे कि उनकी सर्वाइवल जो है वो उसकी चांसेस बढ़ जाए और उनकी नंबर ऑफ़ स्पेसीज बढ़ सके। साथ ही जो प्रोग्राम है उसके तहत ये रिस्टोरेशंस का काम लाया जाता है, तो वो काम किया जाता है। अब यहाँ पे राजाजी टाइगर रिजर्व की बात करें तो कहाँ पे है ये उत्तराखंड के शिवालिक रेंज में है, और सेकंड टाइगर रिजर्व है उत्तराखंड में। इससे पहले आपका जिम कॉर्बेट है, तो उत्तराखंड में ही इसको ट्रांसलोकेट किया जा रहा है, लेकिन पहले जिम कॉर्बेट में था, अब ये राजाजी में आएगा। तो जिम कॉर्बेट अगर टाइगर रिजर्व्स की बात करें तो ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड का नैनीताल में, और ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है इंडिया का, जिसको 1936 में आज़ादी से पहले भी इसको बनाया गया था, जिसमें कि जो बंगाल टाइगर है ना उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए राजाजी जिम कॉर्बेट को बनाया गया था। ये तो आप लोग भी जानते होंगे। पार्क जो है वो फर्स्ट कब आया था, प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव के तहत। ओके, तो गाइज़ आज बस इतने ही रखती हूँ क्योंकि मुझे निकलना है, थोड़ा काम आ गया है मुझे। तो कल मैं रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स को यहाँ पे कंप्लीट कर दूँगी, और साथ ही आपका जो योजना का फरवरी मंथ की जो मैगज़ीन है वो भी आप लोग को आजकल में देखने को मिलेगी, तो उसको भी आप लोग ज़रूर अच्छे से लिसन कर लीजिएगा। उसमें क्या होता है ना कि देखिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप लोग के मेंस आंसर राइटिंग में जहाँ पे भी हेल्पफुल हो, तो उस हिसाब से मैं आप लोग को प्रोवाइड करती हूँ लेसन, तो उसको भी देख लीजिएगा। और आज के लिए बस इतने ही।
मिलती हूँ कल। अगर लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशंस है, आपकी ज्योग्राफी की एक लेसन आई है, इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में मैं डिस्कस की हूँ। इसी तरीके से आपको शॉर्ट वीडियोस देखने को मिलेंगे। जो भी टॉपिक न्यूज़ में रहेंगे ना, चाहे वो पॉलिटी की हो, चाहे आपकी इकॉनमी की हो, इस तरीके से मैं धीरे धीरे कवर करूँगी, जिससे कि आपकी स्टैटिक पोर्शन भी कवर हो जाए और आपकी कॉन्सेप्ट भी जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बिल्डअप हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।